Hello dear students, welcome back again after a long time. Due to some reason I could not create videos, but here we will upload it the videos continuously. Guys, subscribe this channel and share the videos. Without wasting of time, let's start the video. Students, हम इस वीडियो में अपने नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक देखिए कि आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ओरस्टेड क्या कहता है कि उसने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, कंडक्टर से उसने करंट पास किया। जैसे ही वो किसी कंडक्टर से करंट पास करता है ना, उसके आसपास के एरिया में उसको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। तो ये उसने अपने एक्सपेरिमेंट में कंपास की हेल्प से देखा। एक बार देखो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या बताया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब है कि उससे हम करंट पास करवा रहे हैं। तो उसने कंपास की नीडल की डायरेक्शन देखी कि डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसने कंपास लेकर आया, तो यहाँ पर नीडल का जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। जैसे ही वो किसी कंपास को स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेकर आता है तो उसने देखा कि कंपास की नीडल जो है ना वो डिफ्लेक्शन करना शुरू करती है। कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन करना शुरू करने का मतलब क्या हुआ कि इसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। इसके आसपास के एरिया में क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये ऑब्जर्व करके बताया कि जैसे हम किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। धीरे धीरे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह। ये बात उसको तब पता चली जब वो कंपास लेकर आया स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास। तो यहाँ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जैसे ही वो कंपास लेकर आता है तो उसको पता चल जाता है कि उसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। पता चलता है उसको कंपास की निडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ देखो उसने करंट से मैग्नेट बना दी। करंट से क्या बना दी? मैग्नेट। तो उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन बताया था। उसने इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में रिलेशन बताया था। तो ये बात अपने दिमाग में रखो कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट जो था उसने क्या किया कि किसी वायर से करंट पास किया और उसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिली। यानी उसने करंट देकर मैग्नेट बना दी। उसने करंट देकर क्या बना दी भाई? मैग्नेट बना दी। लेकिन इसी चैप्टर के अंदर ये जो EMI चैप्टर है, इसमें हम एक नए साइंटिस्ट का जिक्र करेंगे जिसका नाम था फैराडे। जिसका नाम क्या था भाई? माइकल फैराडे। तो फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया? फैराडे ओरस्टेड के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। फैराडे ने ओरस्टेड के ये कहा कि ओरस्टेड ने किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड देखी थी, यानी करंट से मैग्नेट बनाई थी, मैं मैग्नेट से करंट बनाऊंगा। फैराडे ने उल्टा काम किया था। फैराडे ने क्या किया कि उसने मैग्नेट से उसने मैग्नेट से क्या बना दिया भाई? करंट बना दिया। मैग्नेट से उसने करंट बनाया। अब मैग्नेट से जब वो करंट बना रहा है ना, तो उसने अपना एक्सपेरिमेंट दिया कि भाई हम मैग्नेट से कैसे करंट बनाते हैं। तो उसने उसका एक्सपेरिमेंट हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही फैराडे लॉज हम पढ़ेंगे, फैराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ें जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या नाम है उसका? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स देखो भाई। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है हमारे इस चैप्टर का, वो हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि हम एक क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं और उस क्लोज सरफेस एरिया से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती हैं वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी वो हमारा क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी भी क्लोज सरफेस से, तो वो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को पहली बात तो हम 5B से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो गई क्लोज सरफेस से, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है 5B इज इक्वल टू B डॉट A। डॉट को हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोस थीटा का। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? यहाँ कोस थीटा का इस्तेमाल करते हैं। थीटा जो है यहाँ पर, थीटा जो है वो एंगल है। थीटा यहाँ पर एंगल है। किस किस के बीच का एंगल है? थीटा। थीटा यहाँ पर एंगल है बिटवीन B एंड A, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और
एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ना, वो डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, हमेशा प्लेन के या क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। इसी केस में अगर हम बात करें थीटा की, तो पहले केस में अगर हम थीटा को जीरो कंसीडर कर लें, पहले केस में अगर हम थीटा को जीरो कंसीडर कर लेते हैं, तो थीटा को अगर जीरो रखेंगे तो cos जीरो की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो हमारे पास जो फ्लक्स आया वो कितना आया BA। हमारे पास जो फ्लक्स आया वो आया हमारे पास BA, यानी कि पॉजिटिव और मैक्सिमम फ्लक्स मिला हमें। इस कंडीशन में जो हमें फ्लक्स मिला वो पॉजिटिव फ्लक्स मिला और मैक्सिमम फ्लक्स मिला। देखो ये हमने क्लोज सरफेस कंसीडर किया था, इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही कि नहीं हो रही। थीटा जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस क्लोज सरफेस का हमने ऐसे अज्यूम कर रखा है, तो इस क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा बिल्कुल इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। और जब जीरो रखेंगे तो उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। हमें क्या मिलता है मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। इसी के बाद देखो दूसरे केस में अगर हम एरिया वेक्टर बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर कर लें, एरिया वेक्टर अगर हम इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर कर लें, तो हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा। दूसरी कंडीशन में देखो हमें पता है फ्लक्स जो है ना किसके बराबर है भाई, BA cos थीटा के बराबर है। थीटा की वैल्यू अगर हम 180 डिग्री कर दें, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कर दें, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री करने का मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री करने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्लोज सरफेस है ना, उस क्लोज सरफेस से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या है भाई एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो उनके बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री। और जैसे यहाँ थीटा की जगह में 180 रख दूं तो फाई किसके बराबर आया, BA cos 180, cos 180 -1 मल्टीप्लाई BA, यानी कि हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव फ्लक्स आएगा। कैसा फ्लक्स आएगा भाई, नेगेटिव फ्लक्स। यहाँ पर हमें फ्लक्स मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, इट मीन मिनिमम फ्लक्स मिलेगा। तो यहां जैसे ही एंगल 90 से अबव हो जाता है तो हमें मिनिमम फ्लक्स मिलेगा, जैसे ही एंगल 90 से कम हो जाता है तो वहां हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दें, अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दें, तो देखो तीसरा जो स्पेशल केस हम पढ़ रहे हैं कि जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दें, हमें रिलेशन याद है फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। यहां अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्लोज सरफेस कंसीडर कर लिया, ये हमारी क्लोज लूप कंसीडर कर ली हमने। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इसके पैरेलल क्रॉस हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बिल्कुल इसके पैरेलल मूव कर रही है, तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो गई। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर थीटा 90 होने का मतलब हुआ कि 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं भाई कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इस क्लोज लूप के पैरेलल और इस क्लोज लूप का एरिया वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90। कितना हो गया 90। और जैसे हम 90 रखेंगे तो cos 90 0। इस कंडीशन में हमें जो फ्लक्स मिलेगा कितना मिलेगा 0, कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। या तो आप इस चीज को ये पढ़ो कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो उस कंडीशन में हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो बिल्कुल 0 मिलेगा। या फिर आप ये पढ़ो कि इस क्लोज सरफेस के बिल्कुल पैरेलल अगर फील्ड लाइन चली गई तो इट मीन ये फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस के अंदर से पास नहीं हो पाई, और जब तक फील्ड लाइंस किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से पास नहीं होंगी तब तक फ्लक्स कितना होगा 0। कितना होगा भाई 0। तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट था। इसमें थोड़ा सा और आगे देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है भाई, यहाँ स्केलर क्वांटिटी है। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें
तो SI यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की वो होती है वेबर। क्या होती है? वेबर। वेबर को हम ऐसे लिख रहे हैं, वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट है। अगर हम CGS का जिक्र करें, मैग्नेटिक फ्लक्स की CGS यूनिट का अगर हम जिक्र करें तो हमारे पास जो होगी CGS यूनिट वो क्या होगी भाई? CGS यूनिट होती है इसकी मैक्सवेल। सीरीज यूनिट क्या होती है? मैक्सवेल। देखो यहां पर मैं आपको एक टेबल बना के दिख, SI सिस्टम में या फिर CGS सिस्टम में, दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आपको हमेशा याद होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे लिखते हैं? B से। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है SI में वो होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। यहां CGS के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वो होती है गोस। ऐसे ही हम फ्लक्स की हमें यूनिट याद होनी चाहिए। फ्लक्स की SI सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है वेबर, और यहां CGS के अंदर जो यूनिट होती है वो होती है मैक्सवेल। इनका रिलेशन भी आप बड़े आराम से याद रख सकते हो। इनका जो रिलेशन है टेस्ला का और गोस का रिलेशन आप आराम से ध्यान रख सकते हो। एक टेस्ला के अंदर 10 की पावर 4 गोस होते हैं। ध्यान दो, एक टेस्ला के ऊपर, एक टेस्ला के अंदर 10 की पावर 4 गोस होते हैं। गोस को आप टेस्ला में कन्वर्ट कर दोगे तो यहाँ 10 की पावर 4 नीचे आ जाएगी, ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगी। तो एक गोस जो है हमारे पास 10 की पावर माइनस से 4 टेस्ला के बराबर हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली इसका जो रिलेशन है वेबर का और मैक्सवेल का, एक वेबर के अंदर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। एक वेबर के अंदर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। तो ये रिलेशन आप न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ध्यान रखना। यहां पर 10 की पावर 8 मैक्सवेल जो हमने की है, ये ध्यान दो कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमें ये पता है कि भाई B.A के बराबर है। अगर इसी फ्लक्स को मैं SI में लिखूं और एक बार CGS में लिखूं तो हमारे पास फ्लक्स को हम SI में लिख देंगे वेबर। किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फील्ड यूनिट हो गई टेस्ला, एरिया की मीटर स्क्वायर। CGS के अंदर अगर हम देखें तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मैक्सवेल। इसके बराबर हुई मैग्नेटिक फील्ड की CGS के अंदर क्या हो गई? गोस, और इनटू में मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की CGS में क्या हो गई? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गोस होते हैं, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं 10 की पावर 4 गोस इनटू में, यहां मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 कितने हो गए? 10 की पावर 8, और गोस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, गोस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है? मैक्सवेल के बराबर। तो गोस इंटू सेंटीमीटर हो गया मैक्सवेल। तो हमारे पास जो आई एक वेबर जो आई वो 10 की पावर 8 है, मैक्सवेल के बराबर होती है। तो ये रिलेशन आपको ऐसे ध्यान रखना है। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स में आपने स्पेशल केसेस पढ़े, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जैसे हम एंगल को एक बार 90 रखते हैं, एक बार 180 रखते हैं, एक बार 0 डिग्री रखते हैं, तो वहां फ्लक्स हमें एक बार मिनिमम मिलता है, एक बार मैक्सिमम मिलता है, एक बार 0 मिलता है। उसके बाद हमने इसकी यूनिट्स का हमने जिक्र किया। अगर हम इसकी इंटीग्रल फॉर्म का जिक्र करें, मैग्नेटिक फ्लक्स की इंटीग्रल फॉर्म का अगर हम जिक्र करें तो हमें पता है कि फ्लक्स जो है ना किसके बराबर है? B.A के बराबर है। अगर एरिया हमने स्मॉल ले लिया तो फ्लक्स भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया d5। टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या कर देंगे? दोनों साइड इंटीग्रेशन, from integration differentiation is cancelled, then we get total flux 5 is equal to B.Da, और B.Da चल रहा है भाई यहाँ, तो B.Da को हम क्या लिख सकते हैं? B.Da cos ऑफ थीटा। ये इसकी हो गई इंटीग्रल फॉर्म। ये क्या हो गई इसकी? इंटीग्रल फॉर्म। आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी हो, एरिया दे रखा हो, आप बड़ी आसानी से फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम इसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं। एक दो क्वेश्चंस देखो इसके, उसके बाद हमारा नया कंसेप्ट शुरू होगा। क्वेश्चन ये है कि हमने एक सर्कुलर डिस्क कंसीडर कर ली, हमने एक सर्कुलर डिस्क कंसीडर करी, तो ये एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस हमने कंसीडर कर ली 2 मीटर। जिसकी रेडियस हमने कितनी कंसीडर कर ली? 2 मीटर। अब कह रहा है कि यहां पर ये डिस्क जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है ना
वो इस डिस्क के एक्सिस के साथ, इस डिस्क के एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्क के एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया, मान लो 1/पाई। कितना मान लिया? 1/पाई वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। या टेस्ला बोलो या वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलो। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्क के एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि फ्लक्स फाइंड आउट करो जो लिंक्ड हो रहा है इस सर्कुलर डिस्क के साथ, विद सर्कुलर डिस्क। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें वो फ्लक्स फाइंड आउट करना है कि इस सर्कुलर कोयल सर्कुलर डिस्क के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड हो पाया, उस फ्लक्स का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, फाई किसके बराबर है? बी ए कोस थीटा। भाई डॉट होता है, डॉट को हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर देंगे? कोस थीटा का इस्तेमाल कर देंगे। यहां पर थीटा आपको गिवन है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 60 डिग्री। तो फाई बी आपके पास दे रखा है, मैग्नीट्यूड कितना है बी का? 1/पाई इंटू में एरिया, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आर जो है सर्कुलर डिस्क की कितनी है भाई? 2 मीटर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और इंटू में कोस थीटा, कोस थीटा यानी कोस 60। यहाँ पे थीटा की जगह हम कितना रख देंगे? 60। तो कोस 60 कितना हो गया? 1/2। कर लो सोल्व, पाई से पाई कट गया 2, यानी फ्लक्स जो आया हमारे पास वो आया 2 वेबर। कितना आया भाई? 2 वेबर हमारे पास क्या आ गया? ये फ्लक्स आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है भाई अगला। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करें। देखो भाई एक बार बोर्ड की तरफ। ये कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ साइड L, मीटर में लेंथ दे रखी है L, लाइज इन XY प्लेन इन द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन दे दी B नॉट, यहाँ पर कांस्टेंट है। हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, उस स्क्वायर से कितना पास हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो सबसे पहले स्क्वायर ऑफ साइड L, ध्यान दो भाई, स्क्वायर ऑफ साइड L लाइज इन XY प्लेन। तो हम एक XY प्लेन कंसिडर करते हैं सबसे पहले। ये हमने XY प्लेन कंसिडर कर दिया। इस XY प्लेन के अंदर हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ जो है वो L है। ये जो लेंथ है वो कितनी है? L। L लेंथ in XY plane in given where the magnetic field is given by B is equal to B naught 2 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला कितना हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितने गिवन है? B नॉट 2 I कैप प्लस में 3 J कैप प्लस में 4 K कैप और डॉट में एरिया। अब देखो एरिया जो होगा वो कितना होगा? साइड बाय साइड यानी L स्क्वायर। लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होगी ना, वो डायरेक्शन देखो कहाँ होगी? ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी में एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि बिल्कुल बाहर की तरफ होगी, जड़ की तरफ होगी। और जड़ में हम डायरेक्शन लिखते हैं K कैप की। किसकी लिखते हैं? K कैप की। तो इनटू में एरिया हमारे पास हो गया L स्क्वायर और डायरेक्शन हो गई K कैप। I डॉट के 0, J डॉट के 0, तो ये वाली टर्म का तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। K डॉट के कितना होता है? 1, तो 4L स्क्वायर और बाहर है B नॉट, तो आंसर आ गया 4B नॉट L स्क्वायर। ये फ्लक्स आ गया हमारे पास, वो यूनिट लगा दो इसकी वेबर। तो 4B नॉट L स्क्वायर देखो ऑप्शन में कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करो।